देखो, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। कैलकुलस के दो पार्ट, पहला डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब बढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी का उल्टी प्रक्रिया। जो डिफरेंशिएशन से आया, अगर हम जो हमें मिला है उसको अगर हम रिवर्स प्रोसेस के साथ करें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? 2x। यानी 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? कॉसेक एक्स। यानी कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या मिलना चाहिए? साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या मिलना चाहिए? कॉस एक्स मिलना चाहिए। यानी कि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस ही है। इंटीग्रेशन को और समझते हैं। मान लीजिए लेट कोई y बराबर मान लो एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है, तो उसका dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स हो गया। मान लो हमने इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया? एफ डैश एक्स। अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई किया तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई में dx। अब देखो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कैसे करें? इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y मिलना चाहिए, एफ डैश एक्स का वापस एफ एक्स मिलना चाहिए, क्योंकि यहां से ये चाहिए अपन को और यहां से ये चाहिए। तो उससे डिनोट करने के लिए अपन एक सिंबल यूज करते हैं जिसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx। ये जो सिंबल बना है, ये सिंबल क्या कहलाता है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन को डिनोट करने का तरीका है। डिफरेंशिएशन को dy अपॉन dx से करते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं? एक ऐसे कर्व जैसा शेप होता है, ठीक है, एस जैसा ही शेप है, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। अब ये dy जो है अपन को ये y दे देगा। यहाँ पे जो dy है वो पूरा इंटीग्रेट होके जो dy है, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dy होके वापस क्या देगा? y दे देगा। देखो, यहां से एक बात समझ में आती है, dy तो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। dy क्या होता है? y में बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इज y इज dy। अब उस dy से अगर अपन को टोटल y चाहिए तो हमें सारे जितने भी dy है, मान लो जैसे ये पूरा y है, ये पूरा क्या है? y है, और इसका एक छोटे से छोटा पीस जो है वो क्या है? dy। छोटे से छोटा पीस होगा ना dy। तो ये सारे जितने भी dy इसमें हो सकते हैं पॉसिबल, ये सारे dy मिलके ही क्या बनाएंगे? y बनाएंगे ना। ये सारे छोटे छोटे dy यहां से लेके यहां तक के सारे dy मिलके ऐड होके ही क्या बनाएंगे? हमारा y बनाएंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है? स्मॉल पीसेस में एडिशन है। इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या हुआ? एडिशन इन स्मॉल पीसेस, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन y होना चाहिए। यानी dy उन सभी छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल जो dy है, उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जिसको अगर मैं बोल सकता हूँ, या फिर फिजिकल मीनिंग पहले देख लेते हैं इसका। जो फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या है? एडिशन इन स्मॉल पीसेस। यही तो हुआ फिजिकल मीनिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड करना। वही क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है। क्या मीनिंग है इसका? एडिशन इन इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस, इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस इज इंटीग्रेशन। ठीक है, छोटे छोटे जो इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस होते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं? dy को इनफाइनाइटली स्मॉल पीस ही तो बोलते हैं। तो उन सभी का जो एडिशन होता है,
जोड़ाव, जोड़ना, वही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग भी साथ साथ में ध्यान रखना है और इंटीग्रेशन को आगे समझते हैं। अब देखो इधर वाला जो dy का इंटीग्रेशन है, मान लो y हो गया, और इस f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन है f डैश x dx, है ना, ये क्या हो जाएगा, वापस fx हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन हो जाता है ना। देखो इसको तो बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ fx, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx। तो fx का जो डेरिवेटिव है उसका अगर dx के साथ इंटीग्रेट जब करोगे, ये dx का मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे dx इधर आया है, तो खाली f डैश x लिखते, इसको नहीं लिखते, और खाली f डैश x लिखते तो वो मतलब नहीं है उसका कुछ भी, है ना, वो गड़बड़ है। हमें क्या करना होगा, f डैश x के साथ में डिक्स ex भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि f डैश x का इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हो, dx के साथ कर रहे हो, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन आप y का x के साथ कर रहे हो या फिर y का y के साथ कर रहे हो, दोनों में अंतर है। जैसे रेडियस का टाइम के साथ कर रहे थे अपन ने जब क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो जैसे डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हो। तो इस f डैश x जो कि डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसके साथ dx क्या होगा, हमेशा जुड़ा हुआ ही रहेगा। समझ में आई बात। तो इंटीग्रेशन f डैश x dx क्या हो जाएगा हमारा, इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो गया, fx हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो यहां पे जब ये fx आया है तो इसमें एक गड़बड़ होती है ना। ये गड़बड़ क्या है, इस गड़बड़ को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है C। और देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता क्या है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x होता है ना। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन देखूं तो कितना होता है वो, 2x, और 2 का क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि 2x का इंटीग्रेशन वापस क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। लेकिन इस 2x का भी एक्स स्क्वायर है, इस 2x का एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है क्या। एक 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर, और एक 2x का इंटीग्रेशन प्लस 2। इवन आप एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी ले लो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी ले लो, और इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये 2x आया, 10 का 0 आया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 आना चाहिए ना। अगर मान लो आपको ये नहीं पता, ये तीनों ही नहीं पता कि 2x किस 2x की बात हो रही है, जो एक्स स्क्वायर से आया उसकी बात हो रही है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से आया उसकी बात हो रही है, या फिर जो एक्स स्क्वायर प्लस 10 से आया उस 2x की बात हो रही है, हमें नहीं पता है ना कि किस 2x की बात हो रही है, नहीं पता। तो यहां पे 2x का जब इंटीग्रेशन करोगे, हाँ एक बात पता है, एक्स स्क्वायर तो जरूर आने वाला है उसमें, लेकिन उसके प्लस में क्या आ सकता है ये हमें नहीं पता। वो प्लस में 2 भी हो सकता है, प्लस में 3 भी हो सकता है, प्लस में 10 भी हो सकता है, जब तक कि हमें ओरिजिनल फंक्शन नहीं पता, है ना। तो इसका मतलब अगर आप एक्चुअल में इंटीग्रेशन करना चाहते हो किसका, x 2x का अगर एक्चुअल में इंटीग्रेशन आप करना चाहते हो, तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे 2x का, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, तो आएगा आएगा, उसके साथ में प्लस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा। समझ आई बात। इस c की वैल्यू 10, 2, 0, 1, 5, 10, 100 कुछ भी हो सकती है, जो कि हमें अगर ओरिजिनल फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत कोई जानकारी है तो हम इस c की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इसी c को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। यानी कि कोई भी जो डेरिवेटिव है, मान लो f डैश x किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो जो ओरिजिनल फंक्शन आया उसके साथ में आपको हमेशा क्या जोड़ना पड़ेगा, c जोड़ना पड़ेगा। इसी c को क्या बोलते हैं,
इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? इस कांस्टेंट की वैल्यू पता लगाने के लिए कुछ मेथड होते हैं। अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन के बारे में, मैंने बताया ना कि ओरिजिनल फंक्शन के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी है हमारे पास, जैसे मान लो ओरिजिनल फंक्शन, इसके बारे में ये जानकारी है कि x बराबर 0 पे ओरिजिनल फंक्शन 10 देता है। क्या देता है? 10 देता है। तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं c की, 10 है ना? अभी जैसे मैं एक सवाल कराऊंगा उसमें हम c की वैल्यू निकालेंगे। हमें ओरिजिनल फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। अगर हमें खाली डेरिवेटिव पता है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो हमेशा क्या लगाओगे? c लगाओगे। अगर ओरिजिनल फंक्शन के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है तो हम उस जानकारी का उपयोग लेके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले तो एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि भाई फॉर एवरी डेरिवेटिव आफ्टर इंटीग्रेशन an integration constant c is attached। क्यों अटैच किया जाता है? is added। क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय उस c का डेरिवेटिव क्या हो चुका है, उस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो चुका है? 0 हो चुका है, जो अभी है नहीं, है ना? बिकॉज this constant term become 0 in after differentiation of original function, after differentiation of original function। क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन था उसके डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो गई थी? 0 हो गई। क्योंकि देखो एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स प्लस 0 आएगा ना। यानी कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? एफ एक्स प्लस सी होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस वजह से इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है वो यूज किया जाता है। इसका कारण समझ में आया? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी अनसर्टेन है ना? ये कांस्टेंट की वैल्यू अनसर्टेन है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो डेफिनेट नहीं है, अनसर्टेन है ना? यहां पे जो एफ डैश एक्स का जब dx के साथ हमने जब इंटीग्रेशन किया तो क्या आया? एफ एक्स प्लस सी आया। इस c की वैल्यू हमें क्या है? नहीं पता, क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया है? इनडेफिनेट आया, अनसर्टेन आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, इसका एक नाम क्या दिया जाता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको नाम देते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। तो ये इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। ऐसे इंटीग्रेशंस में हमें हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद में कांस्टेंट सी टर्म यूज करना ही करना पड़ेगा। ऐसे जब इंटीग्रेशन कर रहे, ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करने के बाद में कांस्टेंट सी टर्म का यूज किया ही किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो जैसे डिफरेंशिएशन का हमने एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया था, वैसे इंटीग्रेशन का भी हमने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया। डिफरेंशिएशन को बेसिक उसका समझने के बाद सीधा हमने कहाँ कहाँ मूव ऑन किया? फॉर्मूलों पे। डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, 10 फॉर्मूले जो हमें याद रखने होते हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी तरह का इंटीग्रेशन जो हमें फिजिक्स में काम आने वाला है वो कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। फॉर्मूलाज फॉर
इंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया कि अगर dy का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, खाली y मिलेगा, प्लस c भी मिल जाएगा, है ना। और इसमें कोई भी हो, चाहे अगर आप dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा, x प्लस सी। अगर आप du का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा, u प्लस सी, ऐसे, है ना। अगर आप dv का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा, v प्लस सी मिल जाएगा। अगर आप dy dx du, कोई जो d वाले जो पार्ट होता है, जो इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट होता है, उसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हमें कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट में ऐड होके पूरी वैल्यू दे देगा। तो पहला तो फॉर्मूला आप ये ध्यान रखना कि जो dy का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है, y प्लस सी हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x की पावर n का। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n टाइम्स x की पावर n माइनस वन था। अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और प्लस c तो लगाना ही होगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में पावर n प्लस वन आता है। वहां पे क्या आया था, n x की पावर n माइनस वन आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। आप इसका डिफरेंशिएशन करके ट्राई करना, एक प्रैक्टिस करना। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो एग्जैक्टली x की पावर n ही आएगा, यानी कि ये x की पावर n का क्या है, इंटीग्रल है ना। इसका डिफरेंशिएशन की होम प्रैक्टिस करना, बिल्कुल इसका डिफरेंशिएशन यही आता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसका डिफरेंशिएशन करके बताऊं क्या, देखो d ऑफ dx करते हैं किसका, x की पावर n प्लस वन अपॉन में करें तो x की पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या, n प्लस वन हो गया, और x की पावर n प्लस वन में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया और n प्लस वन नीचे ऑलरेडी है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर n ही आ जाएगा ना। यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, यही तो है या नहीं है, समझ में आई बात। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी होती है, जो n है, n अगर देखो माइनस वन हो गया, यहाँ पे n क्या हो गया, माइनस वन हो गया, तो ये माइनस वन और वन क्या दे देगा, नीचे जीरो दे देगा। और किसी भी क्वांटिटी में जीरो का डिवाइड करते तो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, यानी कि अनसर्टेन हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला n नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए ही वैलिड है, यानी कि n क्या नहीं होना चाहिए, माइनस एक नहीं होना चाहिए। माइनस एक होने पे गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ क्या होगी वो भी अपन समझेंगे, लॉग वाला जब फॉर्मूला इसमें समझेंगे उसमें समझ में आएगी बात। अब देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसके एग्जाम्पल करते हैं, जैसे वहां पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। मान लीजिए खाली x का इंटीग्रेशन करना है, किसका, तो x की पावर कितनी है, वन, तो x की पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, प्लस में हो गया c, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में c। तो खाली x का इंटीग्रेशन dx के साथ क्या दे देता है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी दे देता है, दे दिया। और एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री प्लस सी आ जाएगा। अगर मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 का, तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, x की पावर 6 अपॉन 6। इसको देखो नेगेटिव पावर के लिए भी काम में ले सकते हैं, जैसे मान लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा इंटू dx।
अब -2 का +1, -2 +1 डिवाइडेड बाय -2 +1 प्लस में c, सेम फॉर्मूला वही लगाया, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो -2 +1 अपॉन -2 +1, तो ये कितना हो गया, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, या फिर ये आ जाएगा देखो -1 अपॉन x, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन x प्लस में c लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन एक्स होता है। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस में 1 अपॉन एक्स है। समझ में आई बात। तो इस तरह से अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस में 1 अपॉन एक्स होता है। क्लियर। और देखो इसके एग्जांपल्स, जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का भी, तो क्या आ जाएगा, -6 + 1 अपॉन में प्लस सी, तो कितना आ गया, x की पावर -5 अपॉन -5 प्लस में c, यानी कि माइनस में 1 अपॉन 5 x की पावर 5 प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। इवन अपन देखो जो फ्रैक्शनल पावर होती है, फ्रैक्शनल पावर में जैसे मान लो हमें रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, रूट एक्स का। अच्छा, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं रूट एक्स का, वो भी एग्जांपल ध्यान में रखना। रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के साथ में, तो रूट एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर क्या हो गई, 1/2 हो जाती है ना। रूट जब होता है उसमें एक्स की पावर क्या रहती है, 1/2। तो देखो 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस में c। 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है, 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, या फिर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, है ना। अगर पावर हाफ दे रखा हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइड में। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन भी ध्यान में रखना, एक उसमें शायद ये सवाल करवा नहीं पाया मैं, d ऑफ dx, अगर हमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको भी हम, रूट एक्स की पावर क्या होती है, 1/2 होती है ना, तो ये x की पावर क्या हो गया, 1/2, और 1/2 पावर के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर 1/2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 में से -1 गया, आधे में से एक गया, तो कितना बचा, -1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, इस -1/2 को +1/2 बनाने के लिए x को लेके आए नीचे, और इस वापस पावर हाफ को लिख दिया हमने रूट एक्स, लिख सकते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन जो फ्रैक्शन वाली पावर्स है उनका भी कर सकते हैं। बस n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम, उसके अलावा हम कोई भी n की वैल्यू है, चाहे इंटीजर है, चाहे फ्रैक्शन है, चाहे कुछ भी है, 5/2 है, 3/2 है, 8/5 है, कुछ भी है, हम उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक इंटीग्रेशन और ले लेता हूं फ्रैक्शनल पावर का। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 1/3 dx का, तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे बताओ, x की पावर +1 अपॉन में +1 प्लस c,
तो x की पावर 1/3 प्लस 1 कैसे हो गया, कितना, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4/3, और नीचे भी 4/3 प्लस सी, या फिर आंसर कितना आ जाएगा 3x की पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस सी, ये आंसर हो गया। हो गया ना, आई बात समझ में। तो n की वैल्यू कुछ भी हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, बस n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ हो जाती है, वो आगे देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, है ना, ये तीसरा फॉर्मूला लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी मान लो पहले ले लिया साइन एक्स का इंटीग्रेशन। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, यानी कि माइनस में जो साइन एक्स होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, कॉस एक्स प्लस सी होना चाहिए। या फिर अगर प्लस का मैं साइन एक्स की बात करूं, किसकी, मैं प्लस का जो साइन एक्स है उसकी बात करूं, तो ये माइनस का इधर नहीं चला जाएगा, तो प्लस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा ये, क्यों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का साइन एक्स, पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, प्लस का कॉस एक्स है ना, ये बात ध्यान रखना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस में कॉस एक्स प्लस सी, जबकि इसका जो डिफरेंशिएशन था वो भी मैं पास में लिख देता हूं, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है, वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फोर्थ फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स डीएक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होएगा, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन, उल्टा सोचो, साइन एक्स का होता है ना, नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स ही तो हो जाएगा ना। और अगर मैं कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करूं, जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो प्लस का साइन एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स है। और देखो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स का, किसका, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, टेन एक्स का ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। और देखो सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स करना चाहता हूं, तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉटेक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखूं, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और देखो अगर मैं कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन देखूं, तो ये किसका डिफरेंशिएशन था, कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या था, माइनस कॉसेक एक्स था, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। आया बात समझ में। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये 8वां फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, 3 3 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ये हो गए। ठीक है, इनके पैरेलल में अगर हम याद रखें
10x का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था, sec स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन ये था माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, और sec x का डिफरेंशिएशन था sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन था माइनस का cosec x cot x था, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले पैरेलली हमें याद रखने हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या है, इंटीग्रेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट जो लेते हैं फॉर्मूला वो है, बाद में किसका याद है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का और log x का। अब देखो e की पावर x का जब इंटीग्रेशन देखें, नाइन्थ फॉर्मूला, अगर मुझे e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, सेम ही रहता है। e की पावर x महात्मा जी है, ये बुद्ध पुरुष है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आसपास की परिस्थितियां कैसी भी हो। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। अब 10th बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और log भी देखो वो होता है जिसका बेस में e है, ठीक है, log x प्लस c हो जाता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x प्लस c। वहां पे x की पावर n+1 वाले फॉर्मूले में n क्या था, -1 नहीं होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर ये -1 का इंटीग्रेशन जो है वो होगा नहीं इस फॉर्मूले से, वो किससे होएगा, log x से होगा, क्योंकि x की पावर -1 क्या हो गया, ये 1/x हो गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x प्लस c, और log भी कौन सा, जिसमें बेस में क्या है, e है, ठीक है, बेस में e है, और बेस में जब e होता है उसको बोलते हैं ln x, क्या बोलते हैं, ln x प्लस c भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये log बेस में e x प्लस c हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, है ना। ये 8, ये 6 फॉर्मूले ये, और 2 फॉर्मूले ये, ठीक है। x की पावर n+1/n+1 का, अगर सिंपल dy का इंटीग्रेशन करें तो y, dx का x, du का u, dv का v होता है। x की पावर n का x की पावर n+1/n+1 होता है, जहां पे n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। फिर इसके कई एग्जाम्पल्स किए, और x की पावर अगर फ्रैक्शन में है, यानी कि रूट में है, 2/3 है, 1/3 है, 5/3 है, तो उसका भी आंसर यहाँ पे आता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, sin x cos x, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस में cos x का इंटीग्रेशन, प्लस का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस में cosec x प्लस c। और ये इसके साथ साथ डेरिवेटिव भी ध्यान में रखने हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वही का वही रहा, इसमें तो कोई याद रखने वाली बात नहीं है, पर ये बहुत गड़बड़ होती है बार बार। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c होता है। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ये है इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्मूले, ओके। दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ने के बाद में हमने डिफरेंशिएशन की क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज, है ना। उसी तरह से इंटीग्रेशन की भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये इंटीग्रेशन का एक तो बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ध्यान में रखना, क्या है वो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस का एडिशन। ये तो है इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग, ठीक है। और इंटीग्रेशन के फंडामेंटल मीनिंग को ध्यान में रखने के बाद उसके फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, 10 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले के,
अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे और आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो टाइप है, ये ध्यान रखना। जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन का एक तो टाइप हो गया इनडेफिनेट, जो आज हमने देखा इनडेफिनेट, जिसमें तो क्या आता है, कांस्टेंट सी आता है, ठीक है। और एक अपन पढ़ेंगे डेफिनेट, जिसमें कांस्टेंट सी नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों आगे ये भी पढ़ेंगे अपन, डेफिनेट भी। अभी आज हमने पढ़ा इनडेफिनेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।